क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। पूछा है शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो रीति काल को अलंकृत काल मेरे प्यारे बच्चों किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो मेरे प्यारे बच्चों भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास ये कवि देव की रचना है, कवि प्रिया नहीं है। कवि प्रिया मेरे प्यारे बच्चों केशव दास की है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, राम नरेश त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर है, करुण है, श्रृंगार है, हास्य है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव ध्यान रखेंगे, हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त तो रेखा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए मानो शब्द आ गया। जहाँ पर जन जानो, मन मानो, जनहु मनहु, जनो मनो शब्द दिख जाए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, कौन सा छंद है इसमें? सोरठा है, दोहा है, रोला है, कुंडलिया है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों सोरठा छंद है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो करण में अनु का प्रयोग हुआ है, शासन में अनु उपसर्ग लगा है,
वाद में अनुस्वर लगा है, अनुत्तीर्ण में नहीं लगा है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव। तो नीलकंठ में समास है बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। ठीक है, बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। तो जलज नहीं है, जलज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, इस्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा, तो इसका रूप होगा तोया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस प्रकार का वाक्य है, जब दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, जैसे यहाँ ये देखिए और से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर रचना के 8 प्रकार होते हैं, ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। एक कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, भाववाच्य में है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों है कर्मवाच्य में। ठीक है, कौन से वाच्य में है, कर्मवाच्य में। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य है, तो ये कर्तृवाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। तो वह अचानक चला गया, अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर है खंड बा, जो कि 50 अंक का होता है, इस आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, और ये गद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये आप चैप्टर पढ़े होंगे, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सेम पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो हेडिंग डालना है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि मित्रता केवल उन 2 लोगों के बीच हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख लें। ठीक है, अथवा करके दिया है क्योंकि 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा करना है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कई बार ईर्ष्या शब्द आया होगा, तो समझ जाना है आपको, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है।
तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो व्याख्या देखेंगे, ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते रहते हैं और अपने पास उपलब्ध वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाते हैं और दुखी जीवन बिताते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है क्योंकि वरदान से लेखक का तात्पर्य अभिशाप से है, जिसका सही अर्थ है ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या से जलते रहता है और अपने संसाधनों का सुख भी नहीं भोग पाता। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी वैसे है, निर्गुण कौन देश को वासी? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? मधुकर कई समझाए सौदे बुझत साच नासी। यह मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हे उद्धव, मैं तुमको अपनी सौगंध दे करके और समझा करके पूछ रही हूँ, साच नहासी, सच सच बताना, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासियाँ कौन कौन सी हैं? कैसा उसका रंग है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसका पहनावा कैसा है, उसकी रुचि किस रस में है? हे उद्धव, सही सही बात बताने में यदि जरा सा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबे मत नासी। गोपियों की इन बातों को सुनकर के उद्धव बावले से हो जाते हैं, ठगे ठगे से रह जाते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, पद नामक चैप्टर से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दी। इसके बाद है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो मधुकर शब्द का अर्थ है भौरा, लेकिन अगर पूछे मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है तो उद्धव के लिए, ध्यान रखना है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, भरे भुवन कोठ घोर कठोर रव रवि बज ताज मारक चले। यानी धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि पूरे संसार में फैल गई, सूर्य के घोड़े अपने रास्ते बदलकर चलने लगे, चिक्का रहे दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगे, डोलमय पृथ्वी डोलने लगी, अहि कोल कुरुम कलमले, शेषनाग कच्छप और बारह सभी कलमनाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार। देवता और राक्षस मुनिगण अपने कानों पर हाथ रख लिए और बेचैन होकर के विचार करने लगे। कोदंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उच्चारे। जब श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तो सभी उनके जय जयकार करने लगे। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुषभंग पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है एवं अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतियो, यहीं से, संस्कृत वांग्यंश संस्कृते च आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा। यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दार्शनिको अत्र आगत। मुगल युवराज दार्शनिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता भवत। वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादा फारसी भाषाएं करता। उन्होंने उस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। तो ये वाराणसी से लिया गया है। पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया हुआ है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणों से लिया गया है। ठीक है, प्रबुद्धा ग्रामीणा से। एकदा बहुवा जना धूमयानम आरोह नगरम प्रति गच्छत सम। एकदा एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीण आकथयत। चुप रहने पर उनमें से एक नागरिक ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए बोला, ग्रामीण अद्य पूर्वतः अशिक्षितः अज्ञान चा सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासा भवत ना चा भवित शक्नोत। ना उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में होगा।
तस्य तदसम जलपरम श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीण अब्रवीत। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर के कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका भवान एवं किंचित ब्रवीत। भाई नागरी आप भी कुछ कहें। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षिता बहुज्ञा चास्त, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत जानकार हैं। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न। ये भी वैसे है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। ये भी 5 अंक का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहुओं ही संत गगने सर्वे अपने तदिशा। आकाश में बहुत से बादल है कि सभी बरसते नहीं हैं। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। फिर अथवा करके यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी ना हो। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। इसके बाद 25 नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है। तो ये खंड काव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है 26 का नंबर, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र सूल, जयशंकर प्रसाद। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। इसके बाद खा नंबर है, कवि का जीवन परिचय देते हैं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। भी 5 अंक का है। तुलसीदास, बिहारी, महाकवि सूरदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर है, अपने पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 अंक का है। 28 नंबर है, अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 अंक का है। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक का है। चंद्रशेखरा कासित, चंद्रशेखरा एकः देशभक्ता आसीत, वीरा केन पूजता, वीरा वीरेण पूजते। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये निबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।